सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ताजी बिरादरी से मुलाकात के बाद इस मुलाकात के जो मुस्बत समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मुल्की मईशत पर ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है और ताजिर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। डॉलर की बुलंद परवास के बाद अब डॉलर की बढ़ती कीमतों को रिवर्स गियर लग गया है। 4 रोज़ में डॉलर 331 रुपये से 307 रुपये की सतह पर आ गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम हो गई और डॉलर ओपन मार्केट में 5 रुपये कम होकर 307 रुपये का हो गया है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 1 पैसे की कमी हुई। मार्केट के इख्तिताम तक इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 3 पैसे की कमी के साथ 304 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ है। अच्छा, आर्मी चीफ ने डॉलर और तेल की स्मगलिंग करने वालों को खबरदार कर दिया और कहा है कि स्मगलिंग और करप्शन करने वालों को हरगिज़ छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब मुल्की सियासी माहौल में अब हलचल होती दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात के पेश नज़र सियासी राब्तों का एक नए सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने सिंध का रुख कर लिया, जबकि MKM पाकिस्तान ने भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मुज़ाकरात का एक दौर कर लिया है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने KPK में पावर शो का मुजाहरा करके अपने सियासी वजूद का सबूत दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक है और इसकी देखा देखी सियासी जमातों ने भी कमर कस ली है। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहली मरतबा हिस्सा लेंगी। दोनों जमातों में PTI के साबिक जो अरकान है, आपको पता है, वो शामिल हैं। तमाम दोनों जमातें अलग अलग सूबों की नुमाइंदगी का दावा करती नजर आ रही हैं। इन्हीं सब मामलात पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से खुर्रम साहब, मैं मलिक साहब से ज़रा शुरू करना चाहूँगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, आर्मी चीफ की जो ताजिरों से होने वाली मुलाकात के बाद जो पॉजिटिव मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं, डॉलर के पर काट दिए गए हैं, मुल्की मईशत का जो हाल था, कितनी ज़रूरी थी ये मुलाकात जिसके बाद ताजिरों का, अगर मैं कहूँ कि एतमाद बहाल हुआ है, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है बाकायदा? शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए, मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत रही हो, आज की निगरान हुकूमत हो, बाजी की वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर आप डॉलर की स्मगलिंग होने देंगे, आप स्टॉकिस्ट को नहीं पकड़ेंगे, आप जो है वो सट्टा का काम करने वालों को आज़ादी से काम करने देंगे, तो फिर ऐसा ही होगा जैसा हम आजकल फेस कर रहे हैं। बुनियादी मसला इस मुल्क में यही है कि अगर आप स्मगलिंग रोकना चाहते हैं तो आपको हुकूमत को इसके लिए ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अगर आप डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अगर आप इस मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना चाहते हैं तो आपको ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अब आर्मी चीफ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई कि जो जिनका काम है ये काम करना, जिनका काम है छापे मारना, जिनका काम है मनी एक्सचेंजेस को ये चेक करना कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर कितना भेजा जा रहा है, उनको रोकना, वो अपने इस काम में नाकाम हुए या उनके साथ मिले। इन हालात में फिर ज़रूरी हो जाता है कि कोई और इदारा जो है वो मुदाखलत करे और ये बात लोगों से कहे कि अब हम इस किस्म की जो है वो काम नहीं करने देंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए, इससे आप खुद सोचें कि अगर आर्मी चीफ के कहने के बाद अगर हुकूमत इतनी एक्टिव होकर डॉलर की कीमत, बढ़ती कीमत को रोक सकती है तो उसे मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर स्मगलिंग के लिए आज कोई अहकामात जारी होते हैं और स्मगलिंग रुक जाती है तो पाकिस्तान की इस अजाब से जान क्यों नहीं छुड़ाई जा सकती कि मुस्तकिल बुनियादों पर स्मगलिंग की रोकथाम कर दी जाए? कस्टम ड्यूटी चोरी होती है, इनकम टैक्स चोरी किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर अगर हम काबू पा लें तो मुल्क को जो मैशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ये दरपेश चैलेंजेस खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कानून का एक मुकम्मल जो है उस पर अमलदारी ज़रूरी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमतें नाकाम रही हैं और फिर हम गिले शिकवे करते हैं कि हमारी मैशत बेहतर नहीं हो रही है। ठीक है खुर्रम साहब, आपने मलिक साहब को भी सुना, तो ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, सियासी जमातें, उन्हें भी अब ये मसाके मशत करना होगा, एक पेज पर आना होगा, क्योंकि मुल्क जहाँ पे खड़ा है, अगर हम मईशत की खास तौर पर बात करें,
मेरे ख्याल से अब एक दूसरे की टांगे खींचने का सिलसिला रुक जाना चाहिए। टांगे खींचने का सिलसिला रुक जाना चाहिए और हमें फोकस कर जाना चाहिए मुईशत के ऊपर। और मुईशत जुड़ी हुई है दो चीज़ों के साथ, एक हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी, दूसरा हमारी पाकिस्तान के अंदर राइज करप्शन और जो हम जुल्म करते हैं अपने मुल्क के साथ और जिस तरीके से हमारी आदत बन चुकी है माल बनाने की, माल बटोरने की, कमीशन खाने की और वो जो ट्रायंगल है करप्शन का, जिस तरीके से वो जहाँ पर बहुत गहरी जड़ें पकड़ चुका है। आप मुईशत के लिए जहाँ से मर्जी पैसा लेकर आ जाएं, आप जो मर्जी अच्छे इक़दाम ले लें, आप जितना मर्जी एक दफ़ा दोबारा मुल्क को खड़ा कर दें, अगर करप्शन का और इस नासूर का खात्मा नहीं होता तो हमारी तमाम जो एफर्ट्स होंगी वो दोबारा ज़ाया हो सकती हैं। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। डॉलर्स की हम जब बात करते हैं तो हुआ क्या है, सिर्फ डर पड़ा है ना, अभी तो हाथ भी नहीं डला, ठीक है, अभी तो सिर्फ डर पड़ा है कि कुछ हो सकता है। और फौरन उन बदमाशों ने जो होर्डिंग कर रहे थे, जो बदमाश तबका है जिन्होंने होर्डिंग और जो खेलते हैं इस मुल्क के साथ, उन्होंने डर से जब अपना बैठे हैं तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। हमारी तो ये ख्वाहिश है और ये पब्लिक की ख्वाहिश है, पब्लिक चाहती है एहतसाब हो, अवाम चाहती है जो लूटा हुआ पैसा है इस मुल्क का वो वापस आए। पॉलिटिकल पार्टीज हम तमाम को भी साफ शफाफ इंतखाब तो चाहिए, पब्लिक को भी साफ शफाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहिए, ठीक है, साफ शफाफ महकमे चाहिए। एनी वॉक ऑफ लाइफ, कहां पर जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उससे पैसा भी वापस लाया जाए और ऐसी मिसाल कायम की जाए और ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएं और इस तरीके से जबरदस्त पेशबंदी की जाए कि आइंदा कोई ये काम ना करे। और तमाम ममालिक जो इस वक्त बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में आने में, दुबई, सऊदिया, ईरान एंड अदर कंट्रीज, उनके लिए ऐसी फिजा कायम की जाए कि वो अपनी जब आके यहाँ पर पैसा लगाएं, हमारा जो सी पैक है वो चले, गवादर फ्लरिश करे, ताकि पाकिस्तान की अवाम को भी सुख मिले। हम ये जो सिर्फ अपने नारे और इस अवाम को, इधर अवाम तंग आ चुकी है, दैट्स व्हाट इट इज। अवाम चाहती है उनको रिलीफ मिले, अवाम चाहती है कि लूटा हुआ पैसा वापस। ठीक है मलिक साहब, ये हम अक्सर ये बात करते हैं प्रोग्राम्स में भी कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं अगर देखा जाए तो। जब तक फिर इंतखाबात का माहौल नहीं बनता है तब तक हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो उस हद तक नहीं आ सकती है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना, वो इन्वेस्टमेंट करें, कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमतें बन जाती हैं, हम कहते हैं सियासी इस्तेकाम कम हो गया है, लेकिन क्या जो कानून पर अमल दरामद है वो हो पाता है? सवाल आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। और सियासी हुकूमत बनने के बाद क्या अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है? आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। जब हुकूमत और सियासी जमातें और अपोजिशन मिलकर मुल्क की इकानमी का नहीं सोचेंगी, जिस चार्टर ऑफ मैशत की बात की जाती है उस तरफ नहीं जाएंगी और अपने मंसूब पर अमल दरामद नहीं करेंगी, जितने मर्जी आप इंतखाबात करवा लें, आम आदमी के मसाइल में कमी नहीं हो सकती। इस मुल्क के चंद बड़े बड़े मसाइल, उसमें से एक बड़ा मसला स्मगलिंग है, उसमें से एक बड़ा मसला जो है वो इनकम टैक्स की चोरी है, इसमें से एक बड़ा मसला कस्टम की चोरी है, एक बड़ा मसला डेड यूनिट्स हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। फिर इस मुल्क का बड़ा मसला करप्शन है। जब आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, जब आपका कस्टम चोरी होगी, जब आपके पास एक्सपोर्ट जो है वो आप प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, आपके सुर्ख फीते का शिकार तमाम इदारे नहीं होंगे, हर्डल सरमायाकारी की रास्ते में खत्म नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं मैशत कैसे ठीक हो सकती है? आप तमाम तीन बड़ी सियासी जमातों को देख लीजिए, तीनों के मंशूर में लिखा हुआ डॉक्टर साहबा कि हम हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाएंगे। ये पीटीआई के मंशूर में है, ये पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, ये पीएमएल-एन के मंशूर में है, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगा है? यकीन ही नहीं लगा। इसलिए कि इशराफिया अपनी मर्जी का टैक्स लगाना चाहती है, इशराफिया चाहती है कि उन्हें सपोर्ट मिले। अब देखिए ना, कोरोना के दिनों में जो पैसा अरबों डॉलर विदाउट इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट पे सरमायादारों को देके सपोर्ट किया गया, आप मुझे बताइए गरीब आदमी को उससे क्या फायदा? लोगों ने उस पर अपने अपने जहाज खरीद लिए, यानी लोगों की लग्जरी चीजें लोगों ने खरीद ली, लेकिन आम आदमी बेचारा पिसता रहा। आज मैं मानता हूँ इस बात को कि हेल्थ कार्ड जो है वो अमीर आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, अमीर आदमी का मुफ्त इलाज नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप कहते हैं 31,000 रुपए माहाना आमदन कमाने वाला आदमी जो है
वो 25% अदायगी करेगा हेल्थ कार्ड के ऊपर। 31,000 से तो उसका बिजली का बिल नहीं जाता बेचारे का, उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, उसका गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगा? यानी आप समझ रहे ना, हॉस्पिटल के अंदर हम किसको समझते हैं? जो 20,000 कमाने वाला जी, उसको दवाई फ्री मिलेगी, 20,000 वाले से बेचारे के पास शाम की रोटी नहीं होती। यानी इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको अपनी पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, मैशत को बेहतर करना होगा, एक्सपोर्ट बेहतर करनी होगी, डेड यूनिट्स बंद करने होंगे, बेचने होंगे। आपने पीटीसीएल बेच दिया, आपकी जान छूट गई, लेकिन आज भी आप पीआईए को लेके बैठे हुए हैं, आज भी आप रेलवे को लेके बैठे हुए हैं, स्टील मिल बंद पड़ी है, आप अरबों का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। ये फैसले हमने क्यों नहीं किए? और अगर हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लोगों की इमदाद के ऊपर करेंगे, कभी प्रेस से आ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर किस्तें अदा करेंगे, फिर आईएमएफ के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है जी। खुरम साहब, ये इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, इलेक्शन कुछ पार्टियां तो बिल्कुल क्लियर ही कह रही है कि हमें वक्त पर चाहिए, ये 90 दिन के अंदर अंदर फिर जो ये हल्का बंदियों का मामला आपके सामने सारी सूरत हाल है, लेकिन वक्त पर आपको इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात कि आपकी पार्टी के हवाले से एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी जिस तरह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी सियासी कुव्वत का बाकायदा इजहार कर दिया, जलसा किया, वो अलग बहस है कि जलसा बड़ा था, छोटा था, दरमियाना था, कितना था, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अभी तक कुछ सरगर्मी का हम कह सकते प्रैक्टिकली अमली तौर पर आगाज़ नहीं किया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शन का माहौल तो बन रहा है, कितना लेट हो जाएगा? उन्होंने आगाज़ कर दिया है और वो तमाम लोग जो इलेक्शन जीतने वाले थे, MPs और खास तौर पे पंजाब पे, वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो कर दिया। अब जलसे वाला जो माहौल है, वो जो आपका एक पॉइंट है, वो भी कर देना चाहिए और आ जाएगा जलसों का जब सीजन शुरू होगा। ठीक है। आपने जो कहा कि 90 दिन के इंतखाबात, ये 90 दिन की कहानी बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ कहाँ है। मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम ये कहती है, आप एक इंतखाबात की तरफ जाएं, और हम सारे इंतखाबात कराते आ रहे हैं। आप अल्लाह के वास्ते एक दफ़ा कड़ा एहतसाब कर दें इंतखाबात से पहले, और ये वकला ये आज इकट्ठे हुए थे एक पार्टी के साथ मंसूर और तमाम दूसरे लोग, हम ये कहते हैं कि हम बैठ जाएं, तमाम बैठे आएँ और ये कह दें कि यार पाकिस्तान को ना एक दफ़ा कड़े एहतसाब से गुजार लो और उसके बाद इंतखाबात की तरफ चले जाओ, और इंतखाबात के अंदर जाने से पहले ये वाला ज़रा चैप्टर मुकम्मल कर लो। पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि यहाँ पर अजारादारी है पैसे की। दूसरा अलमिया ये है कि पैसा आया कहाँ से है, इसका किसी ने नहीं पूछना। तीसरा अलमिया ये है कि कौम के अंदर इतनी बेहिसी और उनको इतना गर्क कर दिया गया है कि उनको कोई आर नहीं है कि हराम का खाया हुआ पैसा, मालूम है कि इस जुर्म किया हुआ, हराम खाया हुआ और इसने पता नहीं कहाँ से पैसा बनाया है, लेकिन कौम उससे मरऊब है। क्या इस स्पेल को, इस ईवल डॉक्ट्राइन को, ये जो हमारे पास एक रविश चल रही है, इसको तोड़े बगैर पाकिस्तान आगे जा सकता? क्या लोगों को रिलीफ मिल सकता है? कौन तोड़ेगा इसका? हाँ, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कौन तोड़ेगा इसको? तोड़ेंगे इदारे। इदारे कैसे वीक होते हैं? इदारे अब हैं मजबूत इस वक्त, क्योंकि इदारों के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ इस वक्त हुकूमत के अंदर जिसको ये इशू हो कि जी मैंने पीछे से नलका भी ठीक करके देना है तो मेरे वोटर फलाने और फलाने। इसको ठीक करना है नैब ने, इसको ठीक करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसको ठीक करना है लोअर कोर्ट्स ने, इसको ठीक करना है हाई कोर्ट ने, और इसको मुआवनत करनी है जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है उसने। क्यों नहीं कर सकती नैब? पहले जैसे गवर्नमेंट आएगी वो आते ही नैब को क्लिप करेगी, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमारा जो नॉट ऑल, यानी अगर एक पार्टी का 80 MNA जीत के आता है उसमें से 60 अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि 20 जो बैठे हुए हैं ये तमाम भाई साहिबान वो हैं कि नैब जिस वक्त हरकत में आई तो इनको यहां से लटका देगी, वो आती नैब को क्लिप करेंगे। नैब को क्लिप ऐसे करेंगे, अपनी मर्जी के बंदे लगाएंगे, क्लिप करने के बाद कोई ना कोई तरमीम भी कर देंगे और उसके बाद विक्टिमाइजेशन शुरू कर देंगे पिछलों की जिनके साथ बनती नहीं। यानी आपकी बात में काट रही हूँ, आपसे मैंने पूछा कि कौन तोड़ेगा, ये चीज कैसे ठीक होगी, तो आपने मुझे बताया, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ठीक होती है, आपको दिखाई नहीं नजर आ रही है हमें ठीक होती हुई, हमें नजर होएगी ठीक। ये मुल्क को ठीक करना इशू कोई नहीं, क्योंकि आपकी पब्लिक ये चीज चाहती है।
आपकी जो भी गवर्नमेंट में होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आमत उन्नास जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो चाहती है कि इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा कहीं पर भी पड़ा है। सवाल लेके आपकी इजाजत से मैं नसरुल्लाह कहीं पर भी पड़ा है, पब्लिक चाहती है वापस लाओ और एहतसाब करो। मलिक साहब, आपने अभी खुरम साहब को सुना, खुरम साहब बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो सुन रहा होगा अच्छा लग रहा होगा। कौन नहीं चाहता कि सब चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन आपको ये मुमकिन नजर आता है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपनी चीज को ऑन ही नहीं कर रहा होता, कोई अब इसका मलबा दूसरे पे फेंक रहा था, दूसरा तीसरे पे फेंक रहा होता। जैसे कि अब ये आज के लिए क्या चल रहा है कि पीडीएम इत्तेहाद बना था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मलिक साहब लीड किया था। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बयान दे रहे हैं वो आपके सामने है, वो कह रहे जी अदम एतमाद के हम हक में ही नहीं थे, पीपल्स पार्टी के कहने पे किया गया। इन सब चीजों में कसूरवार पीपल्स पार्टी थी। मैं नहीं समझता कि इसमें पीपल्स पार्टी कसूरवार थी। ये तमाम पीडीआई में शामिल जमातें जो है ये चाहती थी कि उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो और इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो। मौलाना फजल रहमान तो आपको याद होगा धरना देने इस्लामाबाद आए थे ताकि हुकूमत का खात्मा हो। फिर उससे पहले भी फजल रहमान साहब का तो मौक़िफ़ शुरू से ये है कि वो 2018 के इंतखाबात को नहीं मानते। इंतखाबात के ऊपर उनका एतराज़ था। वो कहते थे कि मैं इस इलेक्शन के नताइज को ही नहीं मानता, इस हुकूमत को हम समझते ही नहीं है कि ये जेन्युइन हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी चाहती थी, सारी सियासी जमातें ये चाहती थी जो उस वक्त अपोजिशन में थी कि पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो और फिर इक़्तिदार में सारी हुकूमतें जो सारी जमातें हैं वो शरीके इक़्तिदार रही हैं। 16 माह उन्होंने हुकूमत की है, इसलिए अपने आप को ये बरी जुम्मा कैसे कर सकते हैं कि हम जो है वो नहीं चाहते थे। हाँ, अलबत्ता आज सूरत हाल जो है जिस पे ये सियासी जमातें बाज़ रिलक्टेंट हैं इलेक्शन के हवाले से कि फौरी इलेक्शन ना हो, बाज़ सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग समझती हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये मसला इन जमातों के आपस में इलेक्शन के इख्तलाफात के हवाले से है। मौलाना फजल रहमान ने आज लाहौर में कहा है कि KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ इलेक्शन हो सके। वो है मुल्क के 2 सूबों के हवाले से उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर दिया कि वहाँ पे इंतखाबात का माहौल नहीं है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। और अगर 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कैसे होंगे? सबसे अहम सवाल तो ये है। फिर 90 रोज़ की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट बार ने एहतजाज की कॉल भी दी है, लेकिन इसके साथ साथ 90 रोज़ तो गुजर जाएंगे अगर फरवरी के एंड की बात की जाती है। फरवरी के एंड की बात सारी सियासी जमातें कर रही हैं, तो फिर ये 90 रोज़ा फार्मूला कहाँ रह गया? तो मैं समझता हूँ सियासी जमातों को संजीदगी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उन्हें हुकूमत की है तो उन्हें बताना पड़ेगा हमने हुकूमत दी थी, हमारी परफॉर्मेंस ये है। और आज की हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसको भी डे बाई डे मैटर्स देखने हैं। वो ये नहीं कह सकते कि डॉलर जो है मुल्क से बाहर जा रहा है। मलिक साहब, जब कोई आप बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं मलिक साहब कि जितनी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत की थी सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन जब कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता, बरी जुमा होने की बाकायदा कोशिश कर रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपने फेलियर या नाकामी को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि हाँ मैं शायद नहीं उस तरह परफॉर्म कर पाया। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क की इकानमी की सूरत हाल है, महंगाई बढ़ी है, डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी जो अगरचे अभी कुछ नीचे आई है कल से जो एक्शन हुए उसके बाद, और मुल्क के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, आम आदमी परेशान है। और जो हुकूमत करके गए हैं, भला जितने मर्जी मसाइल हों, माजी की हुकूमत पर जितना मर्जी वो मलबा डालें, लेकिन जब वो उनके ऊपर जिम्मेदारी की बात की जाती है वो माजी की हुकूमत पर डाल के जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ने अपने 16 माह का हिसाब देना ही देना होता है, और उस 16 माह के दौरान बिजली चोरी रोकने की कितनी कोशिश की गई ये बता दिया जाए, टैक्स चोरी रोकने की कितनी कोशिश की गई ये बता दिया जाए, स्मगलिंग रोकने की कितनी कोशिश की गई ये बता दिया जाए, और जिन लोगों से टैक्स वसूल किया जाना था उनसे कितना टैक्स वसूल किया गया ये भी बता दिया जाए। अब तसव्वुर कीजिए कि 3 अफराद कस्टम हुकाम पकड़े जाते हैं, उनसे 7 अरब रुपए की चोरी पकड़ी जाती है। जब इतनी बड़ी बड़ी चोरियां होंगी तो फिर मईशत ठीक कैसे होगी? ठीक है रोखड़ी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। यानी मुझे ये भी समझ आ रही कि 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की, 16 महीनों जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अगर मखलूत हुकूमत आगे जाके भी बनती है तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, वो कहेगा इसको पूछो, वो कहेगा नहीं इसको पूछो, आप इससे पूछें ये जिम्मेदार है। यानी अगर कोई मेजोरिटी से आएगा तो ही कोई जिम्मेदारी लेगा। देखें, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट होना जरूरी है। कोई भी जो पार्टी आए वो नेशनल पार्टी बन के आए। हमने ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक नई रविश शुरू हुई है कि ताकि एक फ्रंट पर उसको पता कि मेरी जिम्मेदारी मेरी हुकूमत है। ये जो है कि ये सूबा मेरा, ये सूबा तुम्हारा, वो सूबा इधर, और सेंटर के अंदर आके हम एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, नहीं चलता ऐसे काम।
वी हैव टू बी वेरी सीरियस। हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आना है और हमने जिम्मेदारी लेनी है। और अगर जहां पर हम नाकाम हो, हम माने कि हम यहां पर नाकाम हुए हैं, और जो अनासिर जिनकी वजह से नाकामी होती है उन अनासिर का ठीक होना जरूरी है। वी ऑल नो कि किस चीज की हमें जरूरत है। हम तमाम को पता है 2018 के अंदर इस भाई साहब को, वो जो पड़े हुए अटक के अंदर इस वक्त, उनके पास लोगों ने उनको वोट इसलिए दिया था उस मौसूफ को कि दे थॉट कि ये बाहर से पैसा लेके लूटा हुआ आएगा, एहतसाब करेगा, मुल्क को ठीक करेगा। लोगों की आज भी वही ख्वाहिश है। अब लोगों की ख्वाहिश ये है कि उस समेत, यानी उसने उस जो 4.5 साल 3-4 साल के अंदर वो जो बाकी रह गया था ना इस मुल्क के अंदर, कुछ अगर कोई खैर रह गई थी तो उसने आके उस खैर को भी ऐसे जैसे कहते हैं ना वो एक मसल के फेंक दिया। आई स्टिल से हमारा मसला ये है कि हमारे जो मुल्क को लूटा गया वापस लाया जाए, पैसा एहतसाब किया जाए, अच्छों को प्रमोशन मिलेगी तब जब बुरों को मकाम तक पहुंचाया जाएगा, नहीं तो वरना फिर यही काम होगा, फिर यही इल्जामात होंगे, फिर यही चीज होंगे। कब तक इस मुल्क के साथ ये करना है, कब तक? ठीक है जी, यानी अभी सिलसिला रुक जाना चाहिए। अब ये कि इसको खोद के इसको धेड़ के अंदर बम लगा के उड़ाना है, इसको कह रहे क्या गया? अल्लाह माफ करे। यही यानी क्या रह गया है इस पब्लिक का? 24 करोड़ बंदे हैं, उन बच्चों का, उनके फ्यूचर का, हमारे एसेट्स का, हमारे मादनियात का, ये सिर्फ लूटने के लिए इनकी हिफाजत नहीं करनी। और जिन्होंने लूटा है उनसे कौन पूछे? नहीं पूछना उससे। हम चाहते हैं पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाए। अभी सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि मजीद अब ऐसे नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी, खुरम रोकड़ी साहब आपका भी। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी पर MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध में मरदमशुमारी और खानाशुमारी के अमल में तोसी हुई और इसके नतीजे में बहुत से शहरी जो पहले शुमार नहीं हो सके थे, मरदमशुमारी में उनका इंदराज मुमकिन हो सका है। MQM तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपको याद है इत्तेहादी थी और मुल्क में 6ठी मरदमशुमारी पर MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जिसके बाद 7वीं मरदमशुमारी का इनेकाद MQM का पुरजोर मुतालिबा था। उसके बाद MQM PTM की हुकूमत का भी हिस्सा बनी और 7वीं मरदमशुमारी की तौसीह में भी MQM का बड़ा किरदार रहा। यही नहीं, MQM गाहे बगाहे कराची बलखुसूस सिंध की शहरी आबादी की गिनती और वसाइल में उनके हिस्से से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती चली आई। PDM हुकूमत में मरदमशुमारी को नोटिफाई करवाने और हल्का बंदियों की तश्कील में भी MQM एक फरीक की हैसियत से दिखाई दी। अब भी MQM की जानिब से सिंध में इस्लाहात और वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम है उसकी बात होती रही है। इन्हीं सब मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले PTI के दौरे हुकूमत में जो 7वीं मरदमशुमारी का फैसला था वो MQM के क्रेडिट पर है, फिर PDM हुकूमत में भी आप लोगों के जो मुतालबे पर मरदमशुमारी में तोसी हुई, ये MQM की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे? यकीनन देखिए, जब 2017 में पहली मरदमशुमारी, इससे पहले वाली मरदमशुमारी हुई तो कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया और उस वक्त से ये बात चल रही थी कि ये आबादी ठीक नहीं है और हम कहीं से भी 1 करोड़ 60 लाख नहीं है। और उस वक्त जब MQM हिस्सा हुई PTI की तो ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, इसका ऑडिट तो नहीं कराते लेकिन जो 10 सालों के बाद मरदमशुमारी जो है वो होना होती है, उस 10 साल के अरसे को कम करके इस दफ़ा 5 साल के बाद मरदमशुमारी करा दी जाए, जिसका एग्रीमेंट हो गया। तो ये MQM की डिमांड पर 5 साल पहले मरदमशुमारी हुई, जो ये 2023 में मरदमशुमारी हुई थी। और इस मरदमशुमारी का जब शुरुआत हुई तो ये डिजिटल सेंसस इसको कहा गया और इसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो डिजिटाइज थी यहाँ पर, लेकिन जो इन्यूमरेटर्स थे, जो अमला था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, DC, ACs और सरकारी महकमे के लोग। तो हम इसका, चूँकि हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा है क्योंकि अगर आपको गिना सही नहीं जाता, और जो कि सिंध में हमेशा से शहरी इलाकों के साथ ये सिलसिला जारी रहा है पिछले 50 सालों से कि हमें गिना ही सही नहीं जाता, तो उसके बाद हमें यहाँ पर आपको पता है कोटा सिस्टम है, तो जब गिना सही नहीं जाएगा और उसके बाद कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा तो उस हिसाब से आपका कोटा कम हो जाएगा, आपके पानी का कोटा, आपकी जॉब का कोटा, आपकी एजुकेशन का कोटा, आपकी हेल्थ का कोटा, तो सब चीज़ें। तो हमें इस गिनती का बहुत ज़्यादा
जो है वो उसका ख्याल है इस वाली बात का, बहुत ज़्यादा हम केयरफुल हैं और ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। इसलिए हमने इसको अपनी एक हैशटैग चलाया कि मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है। हम इसके ऊपर कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक इसका पीछा कर रहे थे, इसको सबूत व शवाहिद जमा कर रहे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस में हमें पता चला कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा बददियानती कर रहा है। बहुत सारे इलाकों में वो जाए बगैर और वहाँ की गिनती को जो है वो गिने बगैर, लोगों के इलाकों में जाए बगैर उन्होंने रिपोर्ट्स बना ली। और 7 अप्रैल की मैं आपको डेट बताता हूँ, आप अखबारों में खबर देखेंगी कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है और कराची की आबादी जो 1 करोड़ 30 लाख गिनी जा रही थी, यानी कि 2017 की मरदमशुमारी जो कि गलत थी उससे भी 30 लाख कम। वहाँ से हमने जाकर जो है फिर वज़ीर आज़म से ने हमें एक्सेस दिया, हम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, इसका हमें थोड़ा सा एज मिला, उन्होंने हमारी बात सुनी, एहसन इकबाल साहब ने हमारी बात सुनी। हमने जब उनके सामने सबूत और शवाहिद रखे हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम उतारेंगे इस्लामाबाद से इसको चेक करने के लिए। 30 टीमें आई हैं कराची इस्लामाबाद से वफाक की, और उन्होंने जब उन इलाकों को जाकर चेक किया जो हमारी ग्रीवेंसेस थी तो उनको हमारी कंप्लेन 100% नहीं 1000% सही साबित हो, बल्कि और निकल कर आ गई। फिर उसके बाद डेढ़ बढ़ने का सिलसिला होते 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 जब जुलाई में ये क्लोज हुई है मरदमशुमारी तो 2 करोड़ 3 लाख पर क्लोज हुई है। ऑल्दो हम इस नंबर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जहां 1 करोड़ 30 लाख पे आप मरदमशुमारी क्लोज कर रहे थे, 2 करोड़ 3 लाख पे 73 लाख लोग बाजियाब हुए हैं डेढ़ बढ़ाने के बाद। ये हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है जी। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, पीपल्स पार्टी पहली बार शहर में मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हुई है। क्या बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का जो फैसला है, आपको लगता है कि एमक्यूएम की सियासी गलती थी? और आप खुद भी मेयर कराची रहे हैं और आप एक अच्छे मेयर कराची रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार प्रोग्राम में जिक्र किया था बड़े मेरिट पर कि मुझे एक दफ़ा आउटडोर प्रोग्राम करने का मौका मिला कुछ साल पहले। तो जब हम बाहर जाके प्रोग्राम करते हैं, माइक लेकर आवाम के पास जाते हैं, तो आवाम बिल्कुल सही बता देती है कि उसको किससे कितने गिले शिकवे हैं, कितनी नाला हैं या कितनी खुश थी। तो बहुत से लोग आपका जिक्र कर रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे तो उन्होंने बहुत काम किया शहर के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमने गलती नहीं की, हमने लोगों के हुकूक के ऊपर जो है वो अपने आप को अपनी सीटों को कुर्बान करके उनके हुकूक लिए। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये डिलिमिटेशन की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो हमारे हिसाब से 76 यूनियन काउंसिल्स कम कर दिए, 76। आपको पता है, आप तमाम बाशऊर लोगों को पाकिस्तान में पता है कि 76 यूनियन काउंसिल्स पर दुनिया में पूरा एक शहर बनता है। तो पीपल्स पार्टी ने 76 यूनियन काउंसिल्स कराची की कम कर दी, और जो उन्होंने डिलिमिटेशंस की थी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वो जुबान की बुनियाद पर उसको ऐसा जिगजैग बना दिया था कि उसके अंदर बहुत सारी शहर के साथ ज्यादती हो रही थी। हमने इस केस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से प्लीड किया और करते 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 इस लेवल पर आ गए कि जहां पर उन्होंने हमारी 53 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को मान लिया। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि कोई बात नहीं मानती, आप हमें इतने विविड किस्म के सबूत और शवाहिद थे कि उनको 53 यूनियन काउंसिल्स का क्लेम मानना पड़ा। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 10(1) है उसको विड्रॉ कर दिया। सेक्शन 10(1) क्या है, आम अंदाज में समझाने के लिए लोगों को कि सेक्शन 10(1) वो क्लॉज है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लॉ का कि जिसके जरिए यूनियन काउंसिल्स को वजूद में लाया जाता है। जब उसको विड्रॉ कर लेते हैं आप तो उसका मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही। और उन्होंने हमारी 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करने के लिए इलेक्शन कमीशन को यह खत लिख दिया कि चूंकि ये इलेक्शन ऑलरेडी 3 साल के डिले से हो रहे, कोई टाइम पे तो हो नहीं रहे इलेक्शन, 3 साल के डिले के बाद, डिलेज के बाद ये इलेक्शन हो रहे, तो 30 दिनों का और टाइम दे दें, हम इन 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके हम इलेक्शन करा देंगे। पता नहीं इलेक्शन कमीशन को कौन सी ऐसी जो है वो आफत आ गई थी कि 3 सालों तक इलेक्शन नहीं हुए थे, 30 दिन अगर और नहीं होते। और फिर हम जमातों के पास गए, यहाँ पर तमाम जमातों के पास कि भाई जीत जाना, तुम ही जीत जाना, लेकिन ये 53 यूनियन काउंसिल पूरा एक शहर बनता है। देखो पीपल्स पार्टी मान गई है, इसको ऐड करवा लो और उसके बाद जाकर इलेक्शन में करो, भले तुम जीत जाना, हमें हरा देना इलेक्शन में। लेकिन वो नहीं माने, किसी को मेयर बनने का बड़ा शौक था, उन्होंने कुछ शेरवानी उरवानी सलवार की थी, वो उसकी वजह से हमें ये बॉयकॉट करना पड़ा। अगर हम ये नहीं चले जाते इलेक्शन में तो कराची के
से जो है कराची के लोगों के 53 यूनियन काउंसिल्स कम हो जाती। हमारे इलेक्शन में ना जाने की वजह से पीपल्स पार्टी में इलेक्शन के बाद 53 यूनियन काउंसिल्स को कराची में ऐड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज कराची में 246 के बजाय 299 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो हमने इलेक्शन नहीं लड़के कराची वालों को 53 यूनियन काउंसिल, एक पूरा एक एवरेज किस्म के शहर बराबर, नए शहर बराबर इख्तियारात और हुकूक उनको वापस दिलवाएं। ठीक है जी। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं। अब ये सिंध के सियासी मंजरनामे में आप आइंदा आम इंतखाबात में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? अब ये पिछले दिनों में जो कामरान टिसूरी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उस पर बड़े तज्जिए बड़े तबसरे किए जा रहे थे। क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का इरादा है अब आगे जाके? देखिए, पीपल्स पार्टी को की जो गवर्नेंस का उनका हाल रहा है 15 सालों में, कि अगर मैं सिंध के शहरी इलाकों की बात करूँ, ऑल्दो तो कराची से लेकर कश्मीर तक खाक उड़ रही है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने वाली बात जो है वो इसी तरह है कि भाई उन्होंने टफ टाइम अपने आप को खुद को दिया है, सिर्फ वो अपने पैसे से, अपनी पुलिस से, अपने आरोस से, अपने लगाए हुए जो उनके हराम कमाने वाले सिस्टम चलाने वाले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं KBCA में, वाटर बोर्ड में, KDA में, लैंड डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके ज़रिए वो इलेक्शंस जो है वो जीतना चाहते हैं। आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ, आपके कैमरों ने दिखाया कि सिंध में डाकू आते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और बैलेट पेपर सब ले जाते हैं उठाकर और शाम में छोड़ जाते हैं और वोट निकलता है, पीपल्स पार्टी वहां से जीत जाती है। कराची शहर में लोग चौकों पर बैठकर, आपके कैमरों ने दिखाया, चौक पर बैठ के बैलेट बॉक्स लाकर बैलेट पेपर लगा के 3 दिनों तक ठप्पे लगाते रहे, फिर भी 6% से ज्यादा जो है वो वोटिंग टर्नआउट नहीं रहा। तो ये सारा कुछ वो अपनी ताकत से हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, जब तक जुर्म करने वाले लोग जो है वो बिहाइंड द बार नहीं जाएंगे, जब तक पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन का तस्वुर और ख़ास तौर पर सिंध में तस्वुर जो है वो करना वो जायज़ बात नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है ये ताजरों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो करप्शन है नहीं की जाएगी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त मौक़िफ़ जो है वो इसके ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने बताया कि एक्शन लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि कराची में बेहतरी आएगी? ख़ास करके उन्होंने जो कराची के हवाले से बाकायदा उन्होंने कराची वाला सिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल की, ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया, भत्ताखोरी होगी, स्मगलिंग होगी, ऐसे मामला हो गए। देखिए, मुझे बहुत इस वाली बात पर इत्मीनान है कि नन अदर दैन द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि एक अहम पोजीशन होती है पाकिस्तान में, बल्कि सबसे अहम पोजीशन होती है पाकिस्तान में, उनको इस ग्रास रूट लेवल पे होने वाली ख़राबियों का इदराक है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से आपको कोई किसी मुल्क का कर्जा, IMF या वर्ल्ड बैंक का लोन आपको नहीं निकाल सकता। कराची आपको इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। आज इस बदतरीन माशी हालात में भी कराची आपको 2.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। ये शहर पोटेंशियल रखता है कि अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें, यहाँ से सिस्टम को ख़त्म करें, तो ये शहर आपको 8,000 अरब रुपए इस पाकिस्तान को कमा कर दे सकता है। रिकॉर्ड पे है FBR की रिपोर्ट कि सिर्फ एक लियाकताबाद की मार्केट्स का टैक्स इतना है कि वो पूरे लाहौर की कमर्शियल और तमाम मार्केटों और पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। ये पोटेंशियल है हमारा। तो अगर आपको इस मुल्क को अब बचाना है और आगे चलाना है, तो आपको कराची जो ब्लीड कर रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि देखें, पीने का पानी हमारे यहाँ आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। 15 साल पहले आज कराची में जो लाइनों में पानी आता था, इस 15 सालों में सूबाई हुकूमत ने एक कतरा नया पानी नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आता था उस पानी पे की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचते हैं, अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। पीले स्कूल में तालीम खत्म हो गई, 5 लाख नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। कोटा सिस्टम है, ये वाली गवर्नमेंट कोटा सिस्टम पे भी हमें कोटा नहीं देती 40%। जब देही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर कराची से, हैदराबाद के से बाहर के लोगों को, जो कि वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन इंसाफ की बात है, घर में भी अगर माँ अपने 4 बच्चों से इंसाफ नहीं करेगी तो घर में सगा बेटा जो है वो बगावत पे खड़ा हो जाता है। तो ये वो सारे, और फिर सिस्टम चला रहे हैं आप। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अलग सिस्टम है, आप छत डाल नहीं सकते, नक्शे पास करा नहीं सकते, जायज़ काम कर नहीं सकते, अरबों रुपए उठा रहे हैं। वाटर बोर्ड के अरबों रुपए उठ रहे हैं।
KDA के अरबों रुपए उठ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़मीनों के अरबों रुपए जिसकी ज़मीन चाहे आप कब्जा कर लें, दीवार लगा दें। कराची में लोग अपनी जायज़ ज़मीनों को छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो लोगों को रिश्वत और हराम के पैसे देते हैं और फारिग कराते हैं। SHOs जो है वो पुलिस को पैसे देकर SHOs लग रहे हैं। तो जब ये अगर आप इस शहर को ये करेंगे, जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जाना चाहिए उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस सिस्टम के ज़रिए किसी की ज़ाती जेब में, बैंक अकाउंटों में और बाहर, ये सारा ये यहाँ के करप्शन के पैसे से डॉलर ख़रीद के ये सारा डॉलर बाहर जा रहा है। अगर आपने इसको प्लग नहीं किया, इस लूप होल को आपने फिल नहीं किया, अगर आपने इस सिस्टम को नहीं ब्रेक किया, आप पाकिस्तान को मज़ीद IMF से कर्जे लेकर नहीं चला सकते, नहीं बचा सकते। खाकम बदन। अच्छा, ये निगरान हुकूमत से आपको क्या तवक्कुआत हैं? सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बेहतर हो सकेगी? 2 दिन पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध, मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। मुस्तफ़ा साहब वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि इंशाल्लाह सूरत हाल बहुत कंट्रोल में आएगी। और मैंने साथ ही उनसे एक सवाल पूछा था कि इसमें बहुत सी जो हमने देखा कि शहरी जो हैं उनको भी ताउन करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्राइम होता है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है कराची में, आपको पता है, तो अक्सर जो शहरी होते हैं वो कंप्लेंट नहीं दर्ज करवा रहे होते, शिकायत नहीं जाके लगा रहे होते। और उसकी भी वजह आपको पता है, हमारे यहाँ जो थाना कल्चर है और जिस किस्म की फिर सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो लोग वहाँ तक जाने से बड़ा कतराते हैं। तो उसमें शहरियों को भी जारी बात है ताउन करना होगा। देखिए, बयानात की हद तक तो पहली वाली हुकूमत ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम स्ट्रीट क्राइम को बढ़ाएंगे, हम करप्शन करेंगे, हम पैसे लेकर SHOs लगाएंगे। बयानात तो वो भी बहुत अच्छे देते थे। बयानात ना दें, एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन करके दिखाइए, हमें बयान से ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेंगे। बयान देकर तो बयान ही है, इससे पहले वालों ने भी बयान जो है कोई बुरे नहीं दिए, लेकिन एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। लोग अगर थाने नहीं जाते तो थाने वालों को, थाने चलाने वालों को, मुल्क के आला मनसब पर बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। क्योंकि आम आदमी को पुलिस जो है वो परेशान करती है, पुलिस जो है वो नाजायज़ तंग करती है, उससे लवाजमात मांगती है, तो आम इंसान जो है वो बचता है। चोर डाकू तो इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन एक आम शहरी जो है वो ताउन करने से इसलिए बचता है कि उसको जो है वो बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। हज़ारों लाखों ऐसी मिसाल हैं। तो बजाय इसके कि लोगों से बार बार अपील की जाए, अपने गिरबानों में झांक कर ये देखना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या पुलिस वालों का रवैया ऐसा है। अच्छा, ये मैं नीचे के लोगों की, सिपाहियों की बात नहीं कर रहा। देखिए, सब ये अच्छाई और बुराई ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। आप लोकल पुलिसिंग जब तक नहीं करेंगे, जो जहाँ जिस शहर में जहाँ वहीं के लोगों को नहीं लगाएंगे, भर्ती नहीं करेंगे, आप इस तरह से बाहर से SHOs लगाकर आप इस शहर को नहीं गवर्न कर सकते। या आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप ये पाकिस्तान के लोगों के दिलों में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहे हैं, बददिली पैदा कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, इन तमाम हालात और बातों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो प्लीज़, एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। इस मुल्क को बचाना है तो कराची को आपको बचाना पड़ेगा, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा कवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।